बैच को। कल की कक्षा जो हुई थी वो एक डेमो क्लास के रूप में थी और आज से हम विधिवत अपनी कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं। तो सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। पहले बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो लेट द पीपल कनेक्ट। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए और फिर कक्षा की शुरुआत हम सब मिलके करेंगे। वी विल स्टार्ट द क्लास। बिल्कुल, मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स को बिल्कुल देख पा रहा हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग प्रीति, ज्योति, अर्चना, माइकल, बहुत सारे नाम हैं, गिरजा, बहुत सारे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए कक्षा की शुरुआत करेंगे साथियों, बिना देरी किए हुए कक्षा की शुरुआत करेंगे और हम अभी अगले 10 मिनट में बीपीएससी में सिलेबस को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे ऑफिशियली। ठीक है? यस सर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नो इश्यूज, परफेक्ट। चलिए तो हम आज बात करने वाले हैं, जो ये क्लास लगी है आपको पता है ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा है। और कल मैंने आपको बताया था, लेकिन चूंकि अब विधिवत शुरुआत हो रही है तो अब यहीं से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको कहा था कि 1498 ईस्वी के अंदर में, यानी 1498 की जब हम बात करते हैं, आधुनिक भारत के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं, 1498 की जब हम बात करते हैं 1498 ईस्वी की, तो यहां पे भारत में एक व्यक्ति आया था जिस व्यक्ति का नाम था वास्को डे गामा। 1600 ईस्वी आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। 1757 में साथियों, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। इसके बाद 1764 आया और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद सीधा हम पहुंचते हैं 1857 में क्रांति हुई, जिसे आप सब 1857 की क्रांति कहते हैं। 1857 की क्रांति कहते हैं। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि फिर 1857 के बाद 1885 आता है और 1885 में क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती है या कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसी कांग्रेस की स्थापना के बाद एक टाइम पीरियड आता है जिसे आप कहते हैं 1947, जहां पर भारत की स्वतंत्रता होती है और अंततः 1964 जहां नेहरू की विदेश नीति होती है। तो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको क्या शो करता है? तो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस शो करता है। यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ना है। ठीक है? और जो भी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए कि आपका जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये आपकी कॉपी में हो। कमेंट सेक्शन के लिए बता दूं कि आप सभी के कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना कमेंट दिख रहा होगा। ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? आपको सिर्फ अपना कमेंट दिख रहा होगा और कोई दूसरी समस्या नहीं होगी। ठीक है? चलिए, वॉल्यूम के लिए मुझे कुछ लोग ने कहा कि सर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, तो मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। ठीक है? नेपाल बॉर्डर से लाइव है। ठीक है, बिल्कुल। अब बीपीएससी अपने सिलेबस में 2 भाग करता है साथियों, और यहां पे एक पार्टीशन क्रिएट होता है, और यह है 1850, 1850। ये जो 1850 है साथियों, ये जो 1850 है, ये बीपीएससी का आपका सिलेबस है। मतलब आप जानते हैं कि जब आप प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो वो 1498 से शुरू होता है और 1947 तक समाप्त होता है। मतलब 1498 से लेकर 1947 तक ये जो सिलेबस है, ये प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 1850 से लेकर
1850 से लेकर 1964 का टाइम पीरियड है, 1964 का टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जब यहां से यहां तक की जो टाइम पीरियड की हम बात करें, ये पूरा का पूरा मेंस के लिए है। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं, तो एक बात नजर आती है कि 1850 से 1964 ये पूरा का पूरा जो है क्या है, मेंस का सिलेबस है। भाई कोर्स की वैलिडिटी कितने दिन की है सर, बोर्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखेंगी। आप जब रिकॉर्डेड क्लास में जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लास में जाके सब्जेक्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे वीडियो के बगल में डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा। पीडीएफ व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में एक बटन बना होगा डाउनलोड पीडीएफ। और क्लास में अगर ये सब चीज़ें आप पूछेंगे तो अच्छी बात नहीं है, इसके लिए अलग से लास्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। मतलब कुल मिला के अगर आप इस पूरे मेंस के अंदर को ध्यान से देखें तो 114 वर्ष का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, अगर आप 114 वर्ष का 114 ईयर्स का आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप मेंस के 114 अंक पूरे पूरे लेके आ पाएंगे। मतलब इससे पहले की कोई भी बात मेंस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा बताने का उद्देश्य ये है। इससे पहले की कोई बात मेंस के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, नेहा प्रिया, विराट कोहली, मैं सबके देख पा रहा हूं। मेरा कमेंट दिख रहा है विराट कोहली जी, बिल्कुल दिख रहा है विराट कोहली जी। सभी लोगों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक एक चीज की गई है कि आप सिर्फ अपना कमेंट देख पाएंगे। इससे क्या होता है, इससे ये परेशानी नहीं होती है कि बच्चे क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इंटेंशनली डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर तो फिर हम 1850 से यहां तक पढ़ें, तो आप जानते हैं कि पूरे मॉडर्न के अंदर में लगभग 22 से 25 सवाल तक मैक्सिमम, कभी कभी 28 क्वेश्चंस तक पूछे जाते थे। अगर इस प्रोसेस को हम एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं, इस प्रोसेस को अगर हम एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि 1498 से लेकर 1850 तक और फिर 1850 से लेकर 1947 तक, यहां से यहां तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम के अंदर में 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, या 5 से 7 ज्यादा ही कह दिया आपको, मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन। और अगर आप 1850 से 1947 पढ़ेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कर। तो ये आपको क्लियरली विजिबल है कि अगर आप 1498 से लेकर 1850 तक का इतिहास पढ़ते हैं, मतलब लगभग 352 वर्ष का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो आप परीक्षा के अंदर में 4 से 5 प्रश्न ही सॉल्व कर पाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, यानी 1498 से लेकर 1850 तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इन दोनों को कैटेगराइज करें, और कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम इन दोनों को कैटेगराइज करें और कैटेगराइज करने के बाद इसे अगर मैं पार्ट ए कहूं, अगर इसे मैं पार्ट ए कहूं और इसे पार्ट बी कहूं, तो आपको पता है कि इस 1498 से लेकर 1850 तक अगर मैं इसे पार्ट ए कहूं और इसे हम पार्ट बी कहें, तो आप मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि पार्ट ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पार्ट बी। क्लियरली दिख रहा है कि ये पार्ट बी है, क्योंकि इतने ही अगर आप यही 114 वर्ष की हिस्ट्री पढ़ेंगे, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो लगभग 1850 से 1947 यानी 97 ईयर्स का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर में आप 20 से 22 सवाल बना पाएंगे। तो ये क्लियरली विजिबल है कि पार्ट बी जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।
पार्ट ए ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता पहले के मुकाबले, बाकी चीजों के मुकाबले कम है। तो हम जो कक्षा की शुरुआत करेंगे वो कक्षा की शुरुआत पार्ट बी से करेंगे साथियों। वी विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम पार्ट बी। ठीक है, तो हम कक्षा की शुरुआत पार्ट बी से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब कक्षा को शुरू करने से पहले, चूंकि आज नया बैच का पहला दिन है, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से बस इतना निवेदन है मेरा कि कमेंट बॉक्स पर ध्यान कम दें और चीजों को पढ़ने और सीखने पर ध्यान दें। ठीक है, पढ़ने और सीखने पर ध्यान दें। सर, बायोलॉजी की क्लास कितने बजे होगी, कितने बजे ये क्लास होगी, बोर्ड पीडीएफ कहां मिलेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सिर्फ क्लास के बारे में बता देता हूं कि मान लेते हैं कि ये आपका ऐप है, ये आपका ऐप है, तो ऐप में यहां पे एक सेकंड नंबर का बटन है जहां पे लिखा हुआ है माई टाइम टेबल। इस माई टाइम टेबल में जाकर, माई टाइम टेबल में जाकर आप चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो हम 1850 के बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे साथियों, और उस टॉपिक का नाम होगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अंग्रेजों की नीतियों को समझने में मदद करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में बताएगा कि क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो इसी पे हम सब चर्चा करेंगे और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम सही है, वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। निधि झा जी, आप अपने फोन को वॉल्यूम को बढ़ाइए, हमारे यहां से वॉल्यूम पूरा परफेक्ट है। ठीक है, तो आज पहला क्लास है। अब ये जो टर्म है साथियों राष्ट्रवाद, इस टर्म को डिफाइन करना ही एक चुनौती है। आप इस राष्ट्रवाद शब्द से क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, मैं आपसे कहूं कि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, इसका मतलब क्या? कि राष्ट्र के प्रति मेरे समर्पण का भाव सर्वोच्च है। अगर मैं कहूं कि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, इसका मतलब क्या है? कि राष्ट्र के प्रति मेरे समर्पण का जो भाव है वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब मेरे लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव, भाव कैसा है? तो राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, सुप्रीम है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि राष्ट्रवाद हम वैसी परिस्थिति में कहते हैं कि राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान जो व्यक्ति दे सकता है वो भी राष्ट्रवादी है। भाई देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूं, थोड़ा बहुत हिंदी में त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को माफ कर लीजिएगा। ठीक है, प्रयास होगा कि एरर ना हो। जैसे मुझे पता है कि मैंने सर्वोच्च में थोड़ी बहुत कहीं गलती की होगी। या मैं आपसे कहूं कि अगर मैं राष्ट्रवाद की बात कहता हूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर में, एक भौगोलिक सीमा के अंदर में, एक भौगोलिक सीमा के अंदर में अगर चीजें लोगों को एकत्रित करने में, लोगों को एकत्रित करने में, लोगों को एक साथ बांधने में, एक परंपरा को मेंटेन करने में, एक इतिहास को मेंटेन करने में, एक भाषा को मेंटेन करने में, एक जातीयता को मेंटेन करने में, एक संस्कृति को मेंटेन करने में, मेंटेन करने का मतलब क्या? कि इन सभी को एकत्रित करने में अगर कोई भूमिका सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, तो वो राष्ट्रवाद है। मतलब राष्ट्र को बांधना,
राष्ट्रवाद है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने एक इतिहास के लिए, एक परंपरा के लिए, एक भाषा के लिए, एक जातीयता के लिए, एक जातिवाद के लिए, एक संस्कृति के लिए, इन सभी बातों पर अपने आप को एकत्रित कर लेता हो, इन सभी बातों पर अपने आप को इकट्ठा कर लेता हो, वैसे लोगों के समूह को राष्ट्रवादी समूह कहेंगे। मतलब मैं फिर से बोलता हूं, समझिएगा, लोगों का एक ऐसा समूह जो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, परंपरा के नाम पर, इतिहास के नाम पर, संस्कृति के नाम पर स्वयं को एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, समुदाय के रूप में अपने आप को तैयार कर लेता है, वो व्यक्ति राष्ट्रवाद कहा जाएगा। वो जो मायने निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? वो राष्ट्रवाद कहलाएगा। यस और नो समझ में आया या नहीं? मतलब राष्ट्रवाद का मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने इतिहास, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, सनातन, परंपरा आदि पर स्वयं को इकट्ठा कर लेता हो। यस और नो, ये क्या ये बात समझ में आई कि अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव सर्वोच्च रखता हो, अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देना के लिए तैयार हो जाता हो, मैं देश के लिए कुछ भी करूंगा, या लोगों का एक ऐसा समूह, या लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह जो, लोगों का एक ऐसा समूह जो धर्म, जाति, धर्म, जाति, परंपरा, इतिहास और संस्कृति आदि के अब इसका कोई और अंत नहीं है, इसमें बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। संस्कृत आदि के आधार पर स्वयं को एकत्रित कर लेता हो, वो राष्ट्रवादी कहलाएगा, वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस पूरी कसौटी पर खरा उतरता हो, कोई ऐसा देश नहीं है। क्योंकि पृथ्वी का एक एक इंच बटा हुआ है, एक एक टुकड़ा बटा हुआ है, लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा यही है। तो कहने का मूल मतलब यह है कि भारत के अंदर में अगर, या दुनिया के किसी देश में राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं, यूरोप से इसकी शुरुआत हुई है, तो राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव सर्वोच्च रखता हो, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हो, राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, या लोगों का एक ऐसा समूह जो अपनी धर्म, अपनी जाति, अपनी परंपरा, अपनी सनातन, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के लिए अपने आप को एकत्रित करना रखता हो, अपने लोगों को एकत्रित करने का भाव रखता हो, वो राष्ट्रवाद कहलाएगा। क्लियर है? अब आते हैं इससे थोड़ा आगे। राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो इस राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राष्ट्रवाद की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है, वो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी यूरोप से। जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको यह टॉपिक पढ़ना है। बिल्कुल दिलीप जी कह रहे हैं कि अपने देश के प्रति चेतना, जागरूक होना ही राष्ट्रवाद है। बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए तरह तरह के डेफिनेशन है, यहां पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि देश के प्रति जागृत चेतना होना ही, या मतलब राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति जागृत चेतना होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ये देखिए अलग अलग तरीके से, कई तरीकों से इसको डिफाइन किया जा सकता है। हमारे अंदर में हम
मैं हिंदी बोलता हूं, उड़िया बोलता है कोई, बंगाली बोलता है कोई, तमिल बोलता है कोई, तेलुगु बोलता है कोई, मलयालम बोलता है। अलग अलग भाषा को मानने वाले, अलग अलग जाति को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग जब किसी एक भाव के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए, अपने इतिहास के नाम पर जब एकत्रित होते हैं तो वो राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम और राष्ट्रवाद कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं भारत में। साथियों, भारत में राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें, अगर हम भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के संदर्भ में, जब हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत में इसकी कहानी क्या है समझिएगा। साथियों, देश अंग्रेजों के शोषणकारी और दमनकारी नीतियों का शिकार था। देश में अंग्रेज 1764 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद से अपनी दमनकारी और शोषणकारी नीतियों पर अमल करते हुए भारतीयों का शोषण कर रहे थे। और वैसी परिस्थिति में कहा जाता है कि 1757 से लेकर, वैसी परिस्थिति में कहा जाता है कि 1757 में पलासी, 1764 और फिर 1857। इतिहासकार कहते हैं कि 1757 से लेकर 1857 के बीच, इन 100 वर्षों के कालखंड में, इन 100 ईयर्स के कालखंड में, इन 100 वर्ष के कालखंड में अंग्रेजों की दमनकारी और शोषणकारी नीतियों ने भारतीयों को निस्तानाबूद करने का हर प्रयास किया। अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी और शोषणकारी नीतियों से हमेशा हमेशा परेशान करने का प्रयास किया, चाहे वो इनकी भू राजस्व की नीतियां रही हो, चाहे ये हर प्रकार से शोषित किया इन्होंने हमें आर्थिक रूप से हमें दमन किया, यानी इनकी आर्थिक नीतियां कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंताजनक थी। इन्होंने सामाजिक रूप से हमारा बहिष्कृत किया और सामाजिक रूप से हमारा शोषण किया, और उसी प्रकार से इन्होंने हमारा धार्मिक रूप से शोषण किया। इन्होंने हमारा धार्मिक रूप से शोषण किया, हमारे धर्म और परंपरा में इंटरफेरेंस किया, और तमाम अलग अलग हथगंडे अपनाकर अंग्रेजों ने पिछले लगातार 100 वर्षों से हमारा शोषण किया। और जब यह शोषण की पराकाष्ठा अपने चरम पर थी तो 1857 की क्रांति हुई, और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में साथियों भारत का यह हिस्सा रहा। मतलब इस हिस्से में क्रांति हुई, और भारत के इस छोटे से हिस्से में जब 1857 की क्रांति हुई, जो एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई। 1857 की क्रांति कैसी विद्रोह? तो 1857 की क्रांति एक सिपाही का विद्रोह था। लेकिन सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होकर यह विद्रोह जन विद्रोह के रूप में समाप्त हुआ। बस टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है। शुरू हुआ यह विद्रोह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में, लेकिन यह अंत हुआ जन विद्रोह के रूप में। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा साथियों इसलिए हुआ कि जब अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों ने मेरठ से हुंकार भरी और दिल्ली की तरफ कूच किया, तो लोग धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अब मान लीजिए कि पटना में मैं अभी राजेंद्र नगर में हूं, या बोर्डिंग रोड में अभी खड़ा हूं। बोर्डिंग रोड से मैं दिल्ली की तरफ कूच कर रहा हूं। तो अभी मैं कृष्णा अपार्टमेंट के पास हूं। कृष्णा अपार्टमेंट से मैं निकला, चौराहा पहुंचा, तो बोर्डिंग रोड चौराहा पर लोगों को पता चला कि अरे शशि सर ये जो आंदोलन लेकर के जा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मोदी जी के खिलाफ है। और वैसे सभी लोग जो मोदी जी के खिलाफ हैं वो मेरे साथ आंदोलन में शामिल हो गए। फिर मैं यहां से दानापुर पहुंचा, तो दानापुर में लोगों को पता चला अरे शशि सर तो अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं तो लोग और भी शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा दुश्मन भी अंग्रेज, और ये जो आम लोग थे वो भी अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त थे, उनके दमन से परेशान थे, उनके दमन से शोषित थे, और उसके कारण उनके मन में भी गुस्सा था। और ये मैं बढ़ता चला गया और मेरे साथ लोग जुटते चले गए। लोग इसलिए जुटते चले गए क्योंकि इन सब का दुश्मन अंग्रेज था, क्योंकि इन सभी लोगों की समस्त समस्याओं का कारण अंग्रेजों की दमनकारी और शोषणकारी नीतियां हुआ करती थी। यस और नो क्लियर है या नहीं? सभी लोग कमेंट करिए। एवरीवन हैज टू कमेंट यस और नो। घर नहीं बैठना है, सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनना नहीं है।
अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े थे। अंग्रेजों की दमनकारी और दुशोषणकारी नीतियों से त्रस्त जनता इस सिपाहियों के विद्रोह में शामिल होती चली गई और धीरे धीरे ये विद्रोह जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था, ये 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह से जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। हालांकि ये जन विद्रोह के रूप में हुआ, लेकिन आपको पता है कि यहां पे एक 1857 की क्रांति में भारतीयों की हार हुई। क्या हुई? भारतीयों की हार हुई। और भारतीयों की हार हुई और अंग्रेजों ने हमारा दमन कर दिया। लेकिन 1857 की क्रांति ने हमें एक बात सिखाया। क्या सिखाया? समझिएगा। 1857 की क्रांति ने हमें एक बात सिखाया, और वो एक बात क्या है? समझिएगा। 1857 की क्रांति जो भारत के एक छोटे से इलाके में हुई, भारत के एक सीमित इलाके के अंदर में हुई, इस इलाके के अंदर में हुई, लेकिन इस क्रांति में भले ही भारतीय हार गए, भारतीयों का दमन कर दिया गया साथियों, लेकिन इस क्रांति ने आम लोगों को यह बताया, आम लोगों को यह भरोसा दिलाया कि यूरोपीय शक्तियां अपराजित नहीं हैं, कि यूरोपीय शक्तियां अपराजित नहीं। कहने का मतलब है कि आज के पहले अंग्रेजों से कोई इस तरह से लड़ा नहीं था, और भारत के लोगों को लगता था कि वो अंग्रेज जो दुनिया के 2/3 देशों पर शासन कर रहा है, वो अंग्रेज जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को धूल चटाकर उनके ऊपर शासन कर रहा है, वो कभी हार नहीं सकता, उसको युद्ध में कभी पराजित नहीं किया जा सकता। लोग अंग्रेजों को सुप्रीम पावर मानते थे और लोगों को लगता था कि अंग्रेजों को कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। वैसी परिस्थिति में साथियों, जब यह युद्ध हुआ, जो 1857 की क्रांति या 1857 की क्रांति बिना संगठित नेतृत्व के, बिना किसी संगठन का, बिना संगठन का एक युद्ध, मैं यूं कहूं कि एक ऐसा युद्ध बिना जिसका कोई संगठन नहीं था, बिना कोई संगठन का, बिना कोई नेतृत्व का, कोई लीडर नहीं था, बिना कोई अत्याधुनिक हथियारों के, बिना कोई अत्याधुनिक हथियारों के, बिना कोई योजना के, बिना संपूर्ण समर्थन के, और ना जाने कितनी कमियां रही होंगी, इन सब के बावजूद भी ना हमारे पास कोई नेता था, ना लीडरशिप थी, ना संगठन था, ना स्वरूप था, ना हमारे पास अत्याधुनिक हथियार थे, उसके बावजूद हमने अंग्रेजों से लोहा लिया और उनको परेशान करके रख दिया। और इसी टाइम पीरियड में भारत के लोगों को लगा कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। तो मेरा जो कहना है, वो कहना बस सिर्फ इतना सा है, कहना बस इतना सा है कि 1857 की क्रांति में हम भले ही हार गए हों, हमारा भले ही अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति ने आम भारतीय जनमानस में यह उम्मीद भर दी, यह आस जगा दी कि अगर हम संगठित रूप से प्रयास करेंगे तो हम अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं, हम यूरोपीय शक्तियों को पराजित कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो एक बार कमेंट करो सभी लोग। यस और नो? ठीक है, चलिए। तो यहां से हमारा कारवां आगे बढ़ता है और इसी टाइम पीरियड पर भारत में एक नया वर्ग आता है, भारत में नया वर्ग आता है, नया वर्ग आता है जिसे हम कहते हैं मध्यम वर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास। आप किताबों में पढ़ते होंगे कि मध्यम वर्ग का उदय होना।
इसी को हम कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास। इसी को हम कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग यानी इंटेलेक्चुअल क्लास। और इसी को हम कहते हैं एक नए टर्म में, इसी को हम एक नया टर्म देते हैं और वो नया टर्म है ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। मतलब ये मध्यम वर्ग कहने का मतलब वो लोग जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पत्रकार थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, लेखक थे, संपादक थे, मतलब पढ़ा लिखा तबका, भारत का पढ़ा लिखा तबका। और साथियों, जब हम बात करते हैं ब्रिटिश शिक्षित भारतीय की, तो ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वो लोग थे जिनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई थी। थे तो भारत के, जैसे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी मूल रूप से भारतीय थे, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब ब्रिटेन में हुई थी। तो ये क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। क्या ये शब्द क्लियर हो गया? मतलब आज के बाद कोई पूछेगा कि मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब क्या होता है? हाई क्लास पीपल, इलीट क्लास पीपल। कुलीन का मतलब होता है इलीट क्लास पीपल। जो इलीट, कुलीनता भारत में 3 तरीके से, प्रीति जी ने पूछा है कुलीन, तो मैं कुलीन यहां पे डिफाइन कर देता हूं। कुलीन वर्ग का मतलब होता है, कुलीन वर्ग यही होता है, सेम ही है। कुलीन वर्ग का मतलब होता है बड़े लोगों का वर्ग, यानी एक पढ़ा लिखा तबका। कुलीनता मतलब श्रेष्ठता धर्म के आधार पर, श्रेष्ठता जाति के आधार पर, श्रेष्ठता धन के आधार पर, जाति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। मतलब अगर मैं उस कालखंड में ब्राह्मण हूं तो मैं अपने आप को कुलीन वर्ग में गिनती करूंगा। मैं अगर बहुत धनाढ़ हूं, मैं जमींदार हूं, मैं साहूकार हूं, तो मैं अपने आप को कुलीन कहूंगा। और अगर मैं शिक्षित हूं, मैं भले ही निम्न जाति से आता हूं, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची हुई है, तो मैं अपने आप को कुलीन समझूंगा। तो किसी एक बच्चे ने पूछा कि कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग किसको कहेंगे, तो ये इसको कुलीन वर्ग कहते हैं। क्या समझ में आई बात? यस और नो बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। एकदम एक्टिव रहना मेरी क्लास में। तो कुलीनता का 3 तरीके से हम परिचय करते हैं, या तो धर्म के आधार पर, या जाति के आधार पर, या शिक्षा के आधार पर। इन तीनों आधार पे हम इसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक है। और अगर एक मोटे मोटे बात में कहें तो कुलीन का मतलब होता है उच्च वर्ग, हाई क्लास पीपल। समझते हैं? आज के जमाने में कहते हैं ना कि बहुत ही हाई क्लास पीपल है ये लोग, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहां पे ये जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय इसी टाइम पीरियड पर भारत आते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं। साथियों, देश में एक सिनेरियो है, सिचुएशन है, ध्यान से समझिएगा। और कमेंट थोड़ा आप लोग कम कीजिए, बहुत कमेंट आ रहा है। ये जो इलाका है ये 1857 की क्रांति का इलाका है। यस और नो? यस, 1857 की क्रांति का इलाका। और 1857 की क्रांति में आपको पता है कि इसी टाइम पीरियड पर 1800 क्रांति समाप्त हो चुकी है। और जब क्रांति समाप्त हो चुकी है तो मुझे बताइए कि क्या लोगों के अंदर में अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा है या नहीं है? क्या लोगों में इस अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा है या नहीं है? यस और नो? यस है। अब इसी टाइम पीरियड पे लोग 1857 की क्रांति में हारे हैं और इसी टाइम पीरियड पर भारत आगमन होता है ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों का। अब ये जब ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, ये कौन लोग हैं? ये भारत के ही निवासी हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई है? ब्रिटेन में हुई है।
जिनकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई है? ब्रिटेन में हुई है। अब ये वो वर्ग है जो इसकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है और ये भारत आता है। अब ये बंदा, जब आपको पता है कि ये लोग ब्रिटेन में पढ़े लिखे हैं, ये अमेरिका से पढ़ लिख कर आ रहे हैं, अमेरिका से पढ़ लिख कर आ रहे हैं, ये लंदन से पढ़ लिख कर आ रहे हैं, तो बताइए क्या कि ब्रिटेन और लंदन में डेमोक्रेसी थी कि नहीं थी? थी। ये लोग वैसे लोग हैं जो जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। ये आजाद देश में रहकर आए हैं, ये समझते हैं कि समानता का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र देश में रह के आए हैं। ये समझते हैं कि बंधुत्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश में ये रहकर आ रहे हैं। तो इस व्यक्ति को पता है कि आजादी का असल मायने क्या होता है, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, हर चीज की आजादी। और जब ये बच्चा भारत आता है, जब ये बच्चा, ये लोग जब भारत आते हैं, तो इन लोगों को, ये लोग जब भारत आते हैं, ये लोग जब भारत आते हैं तो इन्हें लगता है अरे ये क्या, भारत में तो कुछ भी नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े फिलोसफर को पढ़ा है, इन्होंने गैरिबाल्डी को पढ़ा है, इन्होंने मैजनी को पढ़ा है, इन्होंने रूसो को पढ़ा है, इन्होंने मिल्टन को पढ़ा है, बड़े बड़े दार्शनिकों को ये पढ़ चुके हैं और ये दुनिया की तमाम थ्योरीज को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया भर के तमाम घटनाओं से परिचित हैं। इनको पता है कि अमेरिका के अंदर में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, इनको पता है कि फ्रांस की महान क्रांति कैसे हुई, इन्हें पता है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण की कहानी क्या थी, इन्हें पता है कि यूनान की क्रांति कैसे हुई, इन्हें पता है कि इटली की क्रांति कैसे हुई। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और जब ये लोग भारत आते हैं तो इन लोगों के भारत आने के बाद देखते हैं अरे ये क्या, भारत में यहां तो यार बड़ी स्थिति खराब है लोगों की। और इनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। और इनकी महत्वाकांक्षा क्या होती है? तो ये पॉलिटिकल है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है इनकी। ये पूरा का पूरा वर्ग की कौन सी महत्वाकांक्षा है? तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इस पूरे वर्ग की। और इनको लगता है कि हमें पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। इनको लगता है कि अरे यार भारत में तो राजनीतिक शून्य है। भारत के अंदर में लोगों को राजनीति का रॉ नहीं पता है, भारत के अंदर में राजनीतिक शून्यता है। और इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसे जागृत होती है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसे जागृत होती है? तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत इसलिए होती है क्योंकि भारत में जब ये आते हैं तो इन्हें पता चलता है क्योंकि भारत में राजनीतिक शून्यता थी। और जब इनको दिखता है कि भारत में तो यार एबीसीडी लोग नहीं जानते हैं पॉलिटिक्स का, कि अगर हम भारत में आते हैं और भारत के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उठो भारत के लोगों, उठो भारत के लोगों, जागो भारत के लोगों और देश के लिए लड़ो भारत के लोगों, अगर तुम उठोगे, जागोगे और देश के लिए लड़ोगे और अगर हम सब मिलकर देश को आजाद करा लेंगे तो हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। एक पक्ष ये है, उठो भारतीयों, जागो भारतीयों, लड़ो भारतीयों और अपने आप को अंग्रेजों से स्वयं कराओ भारतीयों, स्वतंत्र कराओ भारतीयों। ये एक पक्ष है, जबकि इसका दूसरा पक्ष एक और है। और दूसरा पक्ष यह है साथियों कि इन्हें लगता है कि अगर हम भारतीय लोगों को जागृत कर, अगर हम भारतीय लोगों को जगाकर स्वतंत्र करा सकते हैं, अगर देश को स्वतंत्र करा दिया तो देश की स्वतंत्रता होने के बाद हम इस देश पर शासन करेंगे। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें देश चलाने की आइडिया है, हम स्वतंत्र देशों से आए हैं, हमें पता है कि देश कैसे चलाया जाता है। तो अगर हम भारत के लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दें, उन्हें बताएं कि अरे देखो अंग्रेज तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुमको लूट रहा है, तुम कब तक बर्दाश्त करोगे, तुम लड़ो अपने देश के लिए। और अगर पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमारा देश स्वतंत्र हो सकता है। और जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो वैसी परिस्थिति में जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो देश पर शासन करने के लिए कोई नेता चाहिए, तो देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए कोई नेता चाहिए तो, और वैसी परिस्थिति में अगर नेतृत्व किसी को मिलेगा तो वो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय होंगे। मतलब ये लोग अपने हितों के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश को राष्ट्रवाद की भावनाओं से लोथप्रोत कर देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे।
ये चाहते थे कि हम लोगों को मोटिवेट करें, एक एक आदमी को मोटिवेट करें। हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, उसकी कोई भी सांस्कृतिक विरासत रही हो, वो व्यक्ति देश के लिए एक हो जाए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाए। और जिस दिन भारत का लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, उस दिन भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हम, यानी ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, इस देश पर शासन करेंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? यस और नो? सर रिकॉर्डेड वीडियो ऐप में नहीं है। अरविंद जी, रिकॉर्डेड वीडियो ऐप में है, मैं सामने खोल के चेक कर रहा हूं। कृपया ऐसा झूठ बोल के क्लास के, जब मैं बीच में पढ़ाता रहूं, आप लोगों से सिर्फ एक विनती है, हाथ जोड़ के मेरे भाई, बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूं मैं। जो आपको यहां पढ़ा रहा हूं, यही चीज 50,000 रुपए, 60,000 रुपए की फीस लेकर भी पढ़ाता हूं। मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं। तो आपसे बस निवेदन इतना है मेरे दोस्त, कि आप बीच में जब मैं पढ़ाता रहूं तो कृपया ये टिप्पणी ना करें कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, सर ये क्लास नहीं दिख रहा है। ये सब क्लास के लास्ट में पूछा करिएगा, ठीक है? निवेदन है बस, क्लास का मजा खराब हो जाता है, ठीक है? तो अब इन लोगों के पास चुनौती क्या है? इस ब्रिटिश शिक्षित जो भारतीय वर्ग है, इस ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वर्ग के पास चुनौती क्या है? ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वर्ग के पास चुनौती यह है कि आम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कैसे करें। मतलब भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा कैसे करें। कैसे कहेंगे भाई चल तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लो। क्यों लड़ लो भाई, क्यों लड़ लो? कुछ ना कुछ तो कारण बताएंगे ना। हम लोगों को जोड़ेंगे तो मोटिवेट करेंगे ना कि अरे भाई सुन, मान लीजिए कि हमें आपको मोटिवेट करना है राष्ट्र के प्रति, तो हम आएंगे, हम बताएंगे कि अरे भाई लड़ो, देखो अंग्रेजों ने तुमको बहुत शोषित किया, अंग्रेजों ने तुम्हारे बाप दादाओं के साथ ये किया है, परदादाओं के साथ ये किया है, तुम्हारे पिताजी के साथ ये कर रहा है, तुम्हारा हक मार लिया है, तुम्हारा प्रतिदिन शोषण हो रहा है, तुम्हारी माता पिता का दमन हो रहा है, तुम्हारी उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं, तुमको इतना ज्यादा टैक्स लाद दिया है, तुम्हारी नहरों को, खेतों को पानी नहीं है, तुमसे जबरदस्ती कर वसूला जा रहा है, सूखा हो चाहे बाढ़ हो, तुमको तंग किया जा रहा है, तुम्हारे धंधों उद्योग धंधे को बंद कर दिया है। अब क्या करोगे जी के? तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है कि उठो, जागो और देश के लिए लड़ो और अपने अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा करो। अपने लिए, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहो। तुम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा, किसी भी इतिहास, किसी भी संस्कृति से बिलोंग करते हो, देश के नाम पर एक हो जाओ और अपने लिए राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करो। यानी देश के नाम पर एक होना है तुम सबको। तुम चाहे किसी भी बिरादरी से आते हो, किसी भी इतिहास से आते हो, किसी भी तुम्हारी परंपरा रही हो, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई भाषा, कोई बोली, तुमको देश के लिए लड़ना है और देश के लिए तुमको खड़ा होना पड़ेगा। यानी अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना पड़ेगा, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस और नो? यस और नो जरा बताइए। यस। चलिए, बहुत सारा कमेंट आ रहा है, देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बच्चे का कमेंट है, सर क्लास ड्यूरेशन कितने का होगा? भाई देखिए, क्लास ड्यूरेशन आइडियली 1.5 घंटे का होता है, लेकिन जब तक हमारा मन भर जाए, मान लीजिए कोई टॉपिक 1 घंटे में फिनिश हो जाए, कोई टॉपिक 1.25 घंटे में फिनिश हो जाए, तो 15 मिनट के लिए तो नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। और कोई टॉपिक 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा 45 मिनट ले ले, तो 1 घंटा 45 मिनट भी पढ़ाएंगे। मूलतः हमको पढ़ाना है, हमको बिहार बदलना है, हम बिहार बदलने निकले हैं। हम गरीबों के शिक्षक हैं, ये ऑफिसर एकेडमी गरीबों की संस्थान है, जहां गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, और हम उनको पढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। क्योंकि जब तक समाज का वो तबका बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चों को कॉम्पीट नहीं करेगा, उनको धूल से धूल नहीं चटा देगा, तब तक ये बिहार बदल नहीं सकता। और इस मुहिम पर हम सब निकले हैं कि हम सब मिलकर बिहार बदलेंगे। क्योंकि उनके पास बहुत पैसा नहीं है, ये गरीबों का संस्थान है,
और ये तबका जब तक नहीं उठेगा तब तक बिहार की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे ये किसानों के बच्चों, मेरे ये छोटे छोटे घरों से निकले हुए बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं, उन सभी बच्चों से कहना, लगभग 14,000 से ज्यादा लोग लाइव हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 14,820 लोग अभी दिख रहे हैं, ये 14,820 लोग ऐसी ताबूत में ऐसी कील बन करके आए, अपने घर के सुख और समृद्धि के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए ऐसा ऐसा मेहनत करें, ऐसा मेहनत करें कि उनके कलम से जब पेपर लिखा जाए तो वो कलम से लेखनी के जगह अंगारे उगलें, आग उगलें और अपनी सफलता को वो सुनिश्चित करें। तो यहीं से हमारा एक टॉपिक शुरू होगा, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब देखिए, भारत के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी है और लोगों के अंदर में अब एक चुनौती है कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जाए। चुनौती है, ये चुनौती है और इसी चुनौती पे हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आप क्या करिए कि आपका कॉपी अगर ऐसे रखे हुए हैं तो सबसे पहले कॉपी को ऐसे कर दीजिए, ठीक है, इसको पलट लीजिए कॉपी को ऐसे, और एक मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, उस डायग्राम को आप कॉपी में बनाइए। राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना के उदय के कारण। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं, मैं एक रिक्वेस्ट करूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूं या नहीं करूं, पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल अपने कलमों से इतिहास लिखना है, कलमों को तब तक घिसना है जब तक आप सफल नहीं हो जाए, क्योंकि इस कलम में ताकत है। जब आप कॉपी पे लिख देंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि आपने पार्कर पेन से लिखा है, आपने 5,000 के कलम से लिखा है, या आपने 2 रुपए वाला अग्नि जेल से लिखा है। एग्जामिनर आपकी कॉपी दिखेगा। इसलिए इस कलम की ताकत को पहचानिए और इसको घिसिए। चलिए, तो राष्ट्रवाद की भावना के उदय के कारणों की चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला कारण हम डिस्कस करेंगे वो कारण है प्रजातीय विभेद की नीति, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा जो कारण है वो है समाचार पत्र पत्रिकाओं और साहित्य का प्रभाव। समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं होना चाहिए, एवं आइडियली एवं साहित्य का प्रभाव। तीसरा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। जितनी बातें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी इसको उतारिए। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। नेक्स्ट, एल्बर्ट बिल विवाद। लिखिए, संचार और परिवहन का विकास। संचार और परिवहन का विकास। राजनीतिक संस्थाओं का उदय।
नेक्स्ट, लॉर्ड लिट्टन की दमनकारी नीतियां। नेक्स्ट, बिगड़ती हुई आर्थिक दशा। बिगड़ती हुई आर्थिक दशा। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये कुल मिला के 9 पॉइंट्स हो गए जो हमने देखे हैं। तो इसको आप फटाक से उतार लीजिए मेरे दोस्तों। अगर आप उतार लेंगे इसको तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए आसानी होगी। ठीक है जी, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए आसानी होगी। बिल्कुल, मैं सभी लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूं। लव यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत प्यार करते हैं आप लोग, तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल देखिए, मैं थोड़ा विचित्र तरह का प्राणी हूं। मेरी इच्छा हमेशा से होती है कि मेरा बिहार आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं। और बिहार को आगे बढ़ाना है तो पाश्चात्य शिक्षा को भी बढ़ावा देना होगा, है ना। तो एक पाश्चात्य लिख लीजिए यहां पे। का विकास, ठीक है। आप साइड हो जाएं, मैं साइड हो जाता हूं, कोई बात नहीं है भाई। एक बच्चा कह रहा है, सिंपी अभय कह रही है साइड हो जाए। लीजिए, मैं साइड हो गया। चलिए, लॉर्ड रिपन की उपलब्धि जो है, मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं, सबका कमेंट आ रहा है। पूजा, आप चिंता मत करिए। लॉर्ड रिपन की उपलब्धि जो है इसके अंदर में नहीं गिन सकते हैं। इसलिए नहीं गिन सकते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा और वो जो है उसके विपरीत है, उन्होंने समर्थन किया है हमारा। ठीक है, सादा कॉपी में लिखिए अमन जी। अभी ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? दीपक जी, मेरी क्लास सुबह 8 बजे चलती है। सब चीज आपको ना, जब आप ऐप खोलते हैं तो नीचे में एक वो बटन है, वहां लिखा हुआ है माई टाइम टेबल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 69th बीपीएससी में रिजल्ट के बाद एक ही आवाज आएगी, शशि सर शशि सर। ऐसा नहीं है, सभी शिक्षक मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शिक्षा को फूहर कर दिया है। शिक्षा गंभीर होनी चाहिए, शिक्षा गंभीर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने शिक्षा को फूहर कर दिया है। शिक्षा में शिक्षक अगर डबल मीनिंग बात बोलने लगे, शिक्षक अगर इसको फुहरता से पेश करने लगे, शिक्षक अगर गंभीर ना हो पढ़ाते समय, चीजों की गंभीरता को ना बताएं, तो अधिकारी बनाना बड़ी चुनौती है, बड़ा मुश्किल होगा। तो शिक्षा को फुहरता से बचाया जाए, शिक्षा को गंभीरता से लिया जाए और गंभीर होकर पढ़ना चाहिए। अगर लोग गंभीर होकर नहीं पढ़ेंगे तो चुनौती है बहुत।
इतना आसान नहीं है आईएएस अधिकारी बन पाना। इन फुहरताओं के चक्कर में यूपीएससी की परीक्षा और बीपीएससी के पास कर जाना संभव ही नहीं है दोस्त, नहीं संभव है। तो फुहरता से दूर रहिए, गंभीरता के साथ पढ़िए। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है वो ठीक है, गरीबों के लिए भी उपलब्धता शिक्षा की हो रही है वो भी ठीक है, लेकिन फुहरता से इसको दूर रखा जाना चाहिए, मेरा अपना एक मानना है। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रजातियां। अच्छा, हर पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमारी एक चुनौती होगी, और वो चुनौती क्या होगी? चुनौती ये होगी कि किस प्रकार से, ध्यान से सुनना, किस प्रकार से प्रजातीय विभेद की नीति ने आम भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना को भड़ा। चुनौती ये होगी किस प्रकार से एल्बर्ट विल के विवाद ने लोगों को राष्ट्रवादी रूप में जागृत किया और लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा। यह चुनौती होगी कि किस प्रकार से समाचार पत्र, पत्रिकाओं और साहित्यों ने अपने प्रभाव के माध्यम से लोगों के अंदर में, आम जनमानस के अंदर में, आम भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा, जागृत किया। यह चुनौती होगी। ठीक है, तो आइए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रजातीय विभेद की नीति। We'll discuss first point, and that is इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसको क्या कहते हैं? लिख दूं क्या इंग्लिश भी? लेकिन ये तो हिंदी मीडियम का बैच है। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब समझिएगा बात को, समझिएगा इस बात को कि पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी प्रजातीय विभेद की नीति। डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब तुम नीच हो, तुम छोटे हो, मैं अच्छा हूं, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। आपने सुना होगा कि रंग के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना। भेदभाव करना मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन के कई प्रकार हो सकते हैं। कई प्रकार हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो जब हम प्रजातीय विभेद की नीति की बात करते हैं, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला अंग्रेजों के बारे में। देखिए, अंग्रेज हमेशा से स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेजों के अंदर में श्रेष्ठता का भाव था। आई एम द बेस्ट, वी आर द ब्रिटिशर्स एंड वी आर ऑलमाइटी ब्रिटिशर्स, वी आर रूलिंग ओवर 2/3 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटायर दुनिया के 2/3 देशों पर शासन करने वाले हम ब्रिटेन हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमसे बढ़िया कोई नहीं है, हमसे बढ़िया कोई नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठता का भाव अपने अंदर ले आएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि फिर भारतीयों को ये क्या करेंगे? ये भारतीयों को हीनता से देखेंगे। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो क्लास का टॉपर है, नेहा राज जी हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आप बहुत बढ़िया स्टडी करवाते हो इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। नेहा जी बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया करके इस तरह के कमेंट को छोड़ दीजिए पढ़ाते समय एकदम शांति छोड़िए, हमको डिस्टरबेंस होता है। मैं अगर कहता हूं कि मैं इस क्लास का टॉपर हूं तो मेरे मन में टॉपर होने के साथ साथ एक घमंड भी पलता है कि आई एम द बेस्ट। और मेरे जो क्लास के अन्य सहयोगी हैं, जो अनसबऑर्डिनेट्स हैं, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स, उनको लगता है यार ये तो ऐसे ही है, ये पढ़ता उड़ता नहीं है, हीनता का बोध हो जाता है। वही काम अंग्रेजों में था। अंग्रेज जब स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे तो उनको लगता था भारतीय, घृणा की दृष्टि से देखते थे भारतीयों को, हीनता की बड़ी दृष्टि से देखते थे भारतीयों को। जब किसी भी व्यक्ति में श्रेष्ठता का बोध स्वयं में हो जाए तो वो दूसरे को हमेशा हीनता की भावना से देखता है, ये यथार्थ है। और यही कारण है कि भारतीय स्वयं को भारतीयों को ये हीनता के साथ देखते थे, भारतीयों को ये घृणा की दृष्टि से देखते थे, ये घृणा की दृष्टि से देखते थे।
और स्वयं को हमेशा श्रेष्ठ समझते थे। दूसरा एक पॉइंट है, अब मैं अंग्रेज हूं और मैं भारतीयों का बहुत ज्यादा सब्लिमेशन कर रहा हूं, मैं भारतीयों को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहा हूं। तो मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे तो भारतीयों को हीनता के नाम से, भावना से देखते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो भारतीयों को आज तक उन्होंने भारतीयों को अपने नामों से नहीं पुकारा है। भारतीयों को वो विभिन्न उपनामों से पुकारते थे, विभिन्न उपनामों से पुकारते थे। उपनाम का मतलब निकनेम। कैसे आपका घर का नाम होता है छोटू, बंटी, टुल्ली, टुल्ला, बंटी, बबली, ऐसे करके नाम होता है। तो अंग्रेज भारतीयों को कभी नाम लेकर नहीं बुलाते थे। अंग्रेज वाज कंसिडरिंग देमसेल्फ सो सुपीरियर दैट दे यूज्ड टू कॉल इंडियन से देसी कम हियर, है काला कम हियर, है टॉयलेट क्लीनर कम हियर। और साहब ये तो छोड़िए, ये अपने घर के बाहर पट्टे लगा देते थे और उस पट्टों पर लिख देते थे, नेम प्लेट लगा देते थे, बोड्डा होता है ना उसको पट्टा कहते हैं, बिलबोर्ड्स, और पट्टों पर लिख देते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश प्रतिबंधित है। मतलब ये कहीं ना कहीं भारतीयों की तुलना कुत्तों से तक कर देते थे। इतना ज्यादा इन अंग्रेजों को घमंड था। तो अगर मैं कहूं कि ये भारतीयों को विभिन्न उपनामों से बुलाते थे, विभिन्न उपनामों के अंदर में ये काला कहकर पुकारते थे भारतीयों को, ये देसी कहकर पुकारते थे भारतीयों को, ये टॉयलेट क्लीनर कहकर पुकारते थे भारतीयों को। और हद यहां नहीं होती थी साहब, हद होती थी कि ये घर के बाहर एक पट्टा लगा देते थे और उस पट्टे पर लिख देते थे कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। वर्जित है, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि क्या बोध रहा होगा, क्या भावना रही होगी इनकी। यहां तक भी चलता था, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे शोषण किए हमारे। जैसे इन्होंने भारतीयों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे कि तुम ये नहीं कर सकते हो। कैसे पहले होता था कि तुम इस कुआं से पानी नहीं भर सकते हो, तुम छोटी जाति के हो, तुम उच्च जाति के हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम मंदिरों में नहीं जा सकते हो। पहले के जमाने में ये काफी हुआ करता था, इतिहास में ये लिखा गया है, किताबों में है, ये पुस्तकों में अध्ययन करना है। तो अगर हम कहें कि इन्होंने भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे, जैसे कि भारतीय व्यक्ति, इनके पास ऐसा तो है नहीं कि भारतीय सिर्फ गरीब ही थे, भारतीय लोग अमीर भी थे, लेकिन आपके पास लाख पैसा है, आप रेलवे की फर्स्ट क्लास बोगी में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। क्यों? तो वो अंग्रेजों के लिए है, वो बड़े लोगों के लिए है। तुम करोड़पति हो, तुम लखपति हो, तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है, तुम भारत के सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन रेलवे की फर्स्ट क्लास बोगी में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये अंग्रेजों का नियम था। मतलब भारतीय जो है रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे, रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे, रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे। और साहब यहीं तक नहीं, भारतीय रेलवे के उस रेल के उस डिब्बे में भी यात्रा नहीं कर सकते थे जिस डिब्बे में एक भी अंग्रेज व्यक्ति हो। जिस डिब्बे में एक भी अंग्रेज हो तो पूरा के पूरे भारतीयों को ट्रेन से उतार दिया जाता था। आप इमेजिन कर लो कि क्या परिस्थितियां थी। एक भी व्यक्ति अगर भारतीय उसमें भरा हुआ है और एक भी अंग्रेज चढ़ गया तो संपूर्ण भारतीय लोगों को ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता था। इस लेवल का था। यानी अगर मैं कहें कि भारतीय रेल के उस डिब्बे में, भारतीय रेल के उस डिब्बे में भी यात्रा नहीं कर सकते थे, रेल के उस डिब्बे में भी यात्रा नहीं कर सकते थे, जिसमें
एक भी अंग्रेज यात्री हो। अब इमेजिन करो कि किस लेवल का शोषण था। यू कैन इमेजिन। थर्ड, अगर हम बात करें, बिल्कुल गांधी जी को भी उतार दिया गया था, बात सही है। तीसरा, भारतीय व्यक्ति के पास लाख पैसा हो। भाई उस समय भी तो क्लब होता था पटना के अंदर में, पटना क्लब, लायंस क्लब, न्यू पटना क्लब, गोल्फ क्लब, क्या क्या क्लब सुनते होंगे आप, जहां बड़े बड़े लोगों की आज भी शादियां होती हैं। आज भी वो आम लोगों को नहीं मिल पाता है, ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो भारतीय लोगों को यूरोपीय क्लबों में जाने की इजाजत नहीं थी। भारतीय लोग यूरोपीय क्लबों में जाकर पार्टी नहीं कर सकते थे, यूरोपीय क्लबों में जाने की इजाजत नहीं थी। चौथी बात अगर करेंगे तो भारतीयों को समान कार्य के बदले कम वेतन मिलता था। सामान्य कार्य के बदले कम वेतन, मतलब क्या कि भारतीय आदमी भी क्लर्क है और अंग्रेज आदमी भी अगर क्लर्क है तो भारतीयों को वेतन मिलेगा 100 रुपया और अंग्रेज अपने कर्मचारियों को वेतन देंगे 20,000 रुपया। काम दोनों से सेम कराएंगे, लेकिन भारतीयों को शोषित करने के उद्देश्य से, दंडित करने के उद्देश्य से, स्वयं को श्रेष्ठता का बोध कराने के लिए, भारतीयों के प्रति हीनता का बोध लोगों को जागृत करने के लिए वो क्या करते थे, हीन हो तुम, तुमको एहसास होना चाहिए, तुम भी क्लर्क, ये भी क्लर्क, लेकिन तुमको मिलेगा 1,000 रुपया और ये ब्रिटेन का नागरिक क्लर्क है इसलिए इसको मिलेगा 20,000 रुपया। समान कार्य के बदले कम वेतन देते थे भारतीयों को, और साहब समान जुर्म के बदले अधिक सजा देते थे। तुमने भी मोटरसाइकिल चोरी की है और अंग्रेज का एक नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक है, उसने भी मोटरसाइकिल चोरी की है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में भारतीय इसको 10 साल जेल भेजो क्योंकि ये भारत का आदमी है, ये भी मोटरसाइकिल चोरी किया, ये अंग्रेज है, इसको 3 दिन में रिहा कर दो। मतलब समान जुर्म के बदले भारतीयों को अधिक सजा दी जाती थी। समान जुर्म के बदले भारतीयों को अधिक सजा दी जाती थी। समान जुर्म के बदले भारतीय को अधिक सजा दी जाती थी। मजे की बात यह थी कि भारत के अंदर में जो भारतीय जज होते थे उनके साथ भी विभेद होता था। अच्छा, उस टाइम पीरियड में जज कौन बनता होगा जी? उस टाइम पीरियड में जज कौन बनता होगा? जिसकी शिक्षा, भारत में तो कॉलेज नहीं थे लॉ के, जिसकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई, ब्रिटेन में जाकर डिग्री ली, ब्रिटेन में वो जज बना, ब्रिटेन में एंट्रेंस एग्जाम पास किया, ब्रिटेन में रिटेन एग्जाम पास किया, ब्रिटेन में जाकर इंटरव्यू दिया, ब्रिटेन में इंटरव्यू पास किया, तब जाके वो जज बना, भले व्यक्ति भारत का है। तो जज बनाया किसने? ब्रिटेन ने बनाया। लेकिन जब वही जज भारत आता था तो उस जज को यह कलम में ताकत नहीं थी कि वो कोई भी ब्रिटिश नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सके। चूंकि वो जज भारतीय है इसलिए वो सिर्फ भारत के लोगों को सजा सुनाएगा। उस जज के कलम में यह ताकत नहीं कि वो किसी भी अंग्रेज नागरिकों के मुकदमे को सुन सकता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का डर था कि जैसे हम भारत के लोगों को कुछ भी करके जेल भेज देते हैं, 1 साल की जगह 10 साल जेल भेज देते हैं, तो अगर भारतीय जज को हमने ये पावर दे दिया कि तुम भी जो है अंग्रेजों के नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हो, तो भारतीय जज भी हो सकता है कि बदला लें। तो भारतीय जज यूरोपीय नागरिकों से संबंधित किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। यह नेक्स्ट पॉइंट होगा कि भारतीय जज ब्रिटिश नागरिक से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे।
नहीं कर सकते थे। अब सुनिए, अब मैं एक आम नागरिक हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं एक राष्ट्रवादी नेता हूं, मैं ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हूं, और मैं आम लोगों से मिल रहा हूं और मिल के कह रहा हूं, मैं आम लोगों से मिल रहा हूं और कह रहा हूं, अरे यार तुम्हें शर्म नहीं आती? अंग्रेज स्वयं को हमेशा से श्रेष्ठ समझते हैं, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है। अंग्रेज हमेशा से स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, तुमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तुमको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारा नाम है, आज तक तुमको नाम लेकर नहीं पुकारा, तुमको विभिन्न उपनामों से पुकारते हैं, तुमको कभी काला कहता है, कभी देशी कहते हैं, कभी टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। तुम कैसे लोग हो? तुम्हारा जमीर नहीं जलता क्या? तुम्हारे लिए घर के बाहर पट्टों पर लगा देते हैं कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कब उठोगे? अब उठो, जागो, लड़ो। तुम्हें इतना शर्म नहीं आता? तुम्हारे पास लाख पैसा है, तुमको रेलवे की फर्स्ट क्लास बोगी में ट्रैवल नहीं करने जाते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। अगर तुम रेल के किसी डिब्बे में चढ़ गए, उसमें एक भी ब्रिटेन का नागरिक चढ़ गया, तुमको उतार दिया जाता है। तुम्हारे जितने भी भारतीय जज हैं, उनके पास पावर नहीं है कि वो ब्रिटिश नागरिकों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर पाए। तुम उनके पास पावर नहीं है कि भारतीय लोग, तुम्हारे पास लाख पैसा है लेकिन तुम यूरोपीय क्लबों में नहीं जा सकते हो। इतना ज्यादा विभेद है कि तुम्हारे से और अंग्रेजों में दोनों में समान कार्य करवाते हैं, लेकिन तनख्वाह वेतन तुमको कम देते हैं। समान जुर्म के बदले तुमको ज्यादा दिनों तक की सजा देते हैं। अब कब तुम्हारा जमीर जगेगा? उठो, जागो, लड़ो और देश को स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाओ। अपने लिए सड़कों पर उतरो और देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका को अदा करो। तो बताओ कि तुम अगर भारतीय नागरिक हो तो तुम्हारे अंदर का खून खौलेगा या नहीं खौलेगा? बिल्कुल खौलेगा साहब। और ये तो पहला पॉइंट है, इसके बाद और ऐसे 10, 15, 20 पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई आदमी सब सुन ले तो उसके अंदर का जमीर जगेगा या नहीं, और उसके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी कि नहीं? जरा कमेंट बॉक्स में बताना, यस और नो। क्या उसको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होगा या नहीं? क्या उसके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक साथियों। इससे आगे कल मुलाकात होगी हमारी और आपकी सुबह 8 बजे। विशेष 2-3 सूचना दे दूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। अगली क्लास जो है टाइम टेबल में आपको दिख जाएगी। 1 बजे दोपहर में है साइंस की क्लास, और शाम में 6 बजे के आसपास मुझे है, वो है आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है, और करंट अफेयर, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर कहां से पढ़ें? किसी भी नित्य समाचार पत्रों का अध्ययन करें और वहां से करंट अफेयर को आप पढ़ें। ठीक है, वहां से आप क्या करें? करंट अफेयर को पढ़ें। ठीक है, तो आप सभी लोगों का इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अंग्रेज होते तो छोड़ते नहीं, कूट डालते हैं ना। अगर आज अंग्रेज जिंदा होते तो आप छोड़ते नहीं, आप उसको कूट डालते। खुशबू कह रही है ना। बिल्कुल, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग क्लास। क्लास जो है ना, जैसे अभी खत्म होगा तो खत्म होने के 2-3 घंटा बाद रिकॉर्डिंग आता है, क्योंकि वीडियो को प्रोसेस होना पड़ता है। तो क्लास खत्म होने के 2 घंटे के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर वो वीडियो आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल हो जाता है। ये बोर्ड पीडीएफ जो है प्रतिदिन शाम तक अपलोड होगा। एक ही बार सारा बोर्ड पीडीएफ अपलोड हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि सर बोर्ड पीडीएफ नहीं आया उसके लिए फोन कर रहे हैं। बोर्ड पीडीएफ जो है शाम तक आपको जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। करंट अफेयर स्वयं से पढ़िए प्रीति जी, और स्वयं से विभिन्न 1-2 वेबसाइट का पालन कर लीजिए। और बहुत जल्द करंट अफेयर की क्लासेस मैं यूट्यूब पर लेके आने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, कोई भी पीडीएफ हमारा डाउनलोड करना है तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देता हूं। कोई भी हमारा पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये मोबाइल है, मान लीजिए मोबाइल है, आप पेड क्लोज में गए तो यहां पे आपको दिखेगा राष्ट्रवाद, जैसे टॉपिक दिखा राष्ट्रवाद का उदय, तो यहां पे होगा व्यू क्लास और उसके बगल में होगा व्यू पीडीएफ। व्यू क्लास के बगल में आएगा बोर्ड पीडीएफ का व्यू पीडीएफ। ठीक है, जब अपलोड होगा तो इस व्यू पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो पीडीएफ खुलेगा ऐसे। पीडीएफ में यहां पे एक बटन होगा, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको किसको भेज के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। पहले एक बार भारत को आजाद करा लेंगे, उसके बाद पार्ट ए पढ़ाएंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।